नमस्कार। बिहार चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग का समय नजदीक आ गया है और जैसे जैसे वोटिंग की समय करीब आ रही है, अब चुनाव की तस्वीर भी लगभग साफ होती नजर आ रही है। एनडीए जी जान से चुनावी प्रचार में जुटी है तो महागठबंधन का प्रचार ही महागठबंधन की मुसीबत बढ़ा रहा है। ताजा मुसीबत राहुल गांधी की वजह से बढ़ी है। राहुल गांधी के खिलाफ बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ डांस वाले बयान को लेकर दर्ज कराई गई। राहुल गांधी के बयान को आदर्श आचार संहिता और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन बताया गया है। चुनाव आयोग से अनुरोध किया गया है कि वो राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी करे और बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दे। तो कैसे महागठबंधन का चुनावी प्रचार बढ़ा रहा है राहुल तेजस्वी की मुसीबत। साथ ही आपको बता दें कि आज एनडीए अपना घोषणा पत्र भी जारी करने जा रही है। तो बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एक्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी और हमारे सहयोगी और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अब तो चुनाव काफी ज्यादा करीब आ गया है। जैसे जैसे तारीख सामने आ रही है, क्या चल रहा है एनडीए और महागठबंधन में, इसको कैसे समझे? देखिए, जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है, एनालिसिस भी सामने आ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानकारी भी सामने आ रही है, महागठबंधन और एनडीए की स्थिति भी सामने आ रही है और इसलिए पता लग रहा है कि जिन क्षेत्रों में महागठबंधन ने अपना पूरा जोर लगाने की कोशिश की, उन क्षेत्रों से कैसे धीरे धीरे आउट होते जा रहा है। सबसे बेहतर और इन लोगों को जो इस पर विश्वास है, यानी कि यादव और मुस्लिम वोट और मुसलमानों की स्थिति अभी बड़ा कंफ्यूजन वाली हो गई है। ये केवल उन क्षेत्रों के लिए नहीं है जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वोट है। उन क्षेत्रों में तो लगभग इन लोगों ने सोचा है कि जो मुस्लिम कैंडिडेट, चाहे ओवैसी ने उतारे हैं, 25-25 कैंडिडेट उतारे, 23 मुसलमान हैं और इसलिए ओवैसी बार बार कह रहा है कि 4 का बदला 24 से लेंगे। 24 से कैसे बदला लेगा? वो सीमांचल के 24 सीटों के बारे में बात हो रही है और इसलिए ओवैसी पहले से ही स्मार्ट प्ले कर रहा था। वो जो गेम तैयार किया कि पहले हम महागठबंधन में शामिल होने की बात करेंगे ताकि मुसलमानों के दिमाग में ये घर कर जाए कि नहीं, ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम नहीं कर रहा, बल्कि ओवैसी इन लोगों से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। जो ओवैसी झुक रहा है कि महागठबंधन में शामिल कर लो, अब वही ओवैसी आक्रामक हो गया है और बार बार कह रहा है कि नहीं नहीं, ये महागठबंधन वाले, ये तेजस्वी यादव राहुल गांधी पर भरोसा मत करो, तुम्हें मुस्लिम लीडर चाहिए, बिहार के अंदर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन चाहिए विधानसभा में बेहतर, तो उसके लिए हमें सपोर्ट करो। और ओवैसी का सपोर्ट मतलब मुसलमानों के बीच कंफ्यूजन कि हम किसे वोट दें, और उस कंफ्यूजन में वोट बंटता है तो सीमांचल के क्षेत्रों में, किशनगंज की बात छोड़ दीजिए, लेकिन अररिया में तो 80% सीट जदयू के खाते में आया था, पूर्णिया में 50% का रेशियो था और वहां पर जो आजकल स्थितियां चल रही है पूर्णिया के अंदर, पप्पू यादव जिसको ह्यूमिलिएट किया गया, बार बार बोला गया, कांग्रेस ने कोशिश की कि नहीं नहीं, पप्पू यादव को स्थापित करके हम कम से कम सीमांचल के क्षेत्र में वो जो लीडर है उसका फायदा उठा सकते हैं। उसके सपोर्टर भी यही सोच रहे हैं कि ये किस पार्टी को सपोर्ट करें। राजद को, जिस लालू परिवार ने, लालू प्रसाद यादव के परिवार ने पप्पू यादव की राजनीति खत्म करने की कोशिश की है, क्या हम उन लोगों को सपोर्ट करें? तो अलग अलग क्षेत्र में वहां से आगे बढ़ता हुआ ये मिथिलांचल का क्षेत्र जो है, जहां पर इन लोगों का जोर है, क्योंकि मिथिलांचल में भी 15 से 20% तक मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम वोट भी है, उन क्षेत्रों में भी मुसलमान कंफ्यूज है। और दूसरे तरह ये जो 12 सीटें जिस पर भारतीय जनता पार्टी चुनौती नहीं है, बल्कि 12 सीटें वो है जहां पर ये कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। उन क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो 24 और 12 36 सीटें तो इनकी ऐसी है जिसमें ये महागठबंधन और इनडायरेक्टली महागठबंधन का सपोर्टर, यानी ओवैसी को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसकी जितनी सीटें आएगी वो भारतीय जनता पार्टी के फायदे में होगी। ओवैसी को अगर कुछ भी सीटें आती है, पिछले बार 5 आई, इस बार अगर 8 भी आती है, 7 भी आती है या कम भी आती है,
तो वो महागठबंधन के सरकार बनाने में ही सहयोगी होगा। लेकिन ये आपस में इतने उलझे हुए हैं कि इन 36 सीटों पर तो इन लोगों का सुपड़ा साफ होता दिखाई पड़ रहा है। और उसमें आगे की तरफ चाहे भोजपुर के रीजन में जाए या मगध के क्षेत्र में जाए, वहां भी कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही राजद को, क्योंकि राजद ने कम्युनिस्ट पार्टियों की बात नहीं मानी सीट नेगोशिएशन में। और यही वजह है कि इन लोगों का जमीनी स्तर पर जो आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये पिछले बार से भी ज्यादा बड़ी हार होती हुई इन लोगों की दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, तो कोऑर्डिनेशन तो नहीं है, नजर आ रहा है। और जो महागठबंधन की तरफ से मैनिफेस्टो भी सामने आया है, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल है। लेकिन आज बताया जा रहा है कि एनडीए का मैनिफेस्टो भी सामने आएगा। क्या एनडीए के मैनिफेस्टो आने के बाद और तस्वीर खुलकर सामने आएगी? क्योंकि जो चर्चाएं हैं उसमें बिहार की जनता को बहुत बड़ी राहत देने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, जब होता क्या है कि जब इस तरह का कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, अब ये देखना ये होगा कि एनडीए भी क्या इस तरह के लोक लुभावने वादे लेकर के आती है कि नहीं आती है, वो देखने वाली बात होगी। देखिए, मजबूरी हर जगह है। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल ने एक चीज़ शुरू की, सबको फ्री में पैसा देने का, वो चीज़ें कहाँ तक गई? वो महाराष्ट्र तक भी गई, वहाँ भी सबको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी बात कहूँगा मैं, बिहार में चाहे वो तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, इनको अपनी हार बहुत साफ साफ दिख रही है। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी ने फिर से ये वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि भाई वोट चुराया जा रहा है, ये लोकसभा में चुराया गया, महाराष्ट्र में चुराया गया, सब जगह चुराया गया। मतलब क्या है, इनको ये बात समझ में आ रही है कि बिहार में भी इनको हारना ही हारना है। तो अभी सब ये एलीबाई खोज रहे हैं कि अगर हार गए, अच्छा सोचिए अगर जीत गए तो क्या कहेंगे? मतलब जहां जीत जाते हैं वो ठीक है, और हार गए तो वोट चोरी हो गई। तो राहुल गांधी को पहले ये भी एक सोचना पड़ेगा कि भाई कुछ क्राइटेरिया बना ले उसका, कि कहाँ पे उनको कहना है कि वोट चोरी हुई है, कहाँ पे नहीं हुई है। तो अभी से वो बना रहे हैं खाका कि भाई अगर हार गए तो क्या, माहौल बना रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ क्या है, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि तेजस्वी ने जो इतने वायदे किए हैं, उसकी एक वजह यह कि तेजस्वी को लग रहा है कि भाई जीत तो संभव नहीं है, इसलिए जो भी कर सकते हो, जितने आंख में धूल झोंक सकते हो उतना झोंक दो। एक होता है ना कि जाल डाल दिया, जितनी मछलियां फंसी तो फंसी, वही चीजें यहाँ पे इस तरह के वायदे किए जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि जितना ज्यादा वोट ऐड हो जाए उतना बढ़िया। वरना आप देखेंगे जो भी मैनिफेस्टो में उन्होंने प्रॉमिस किया है, उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं जो सोच करके, डेटा को देख करके, बजट को देख करके जो रियलिस्टिक है वो वायदे नहीं किए जा रहे हैं। तो ये आभास हो गया राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को कि इस बार वो जीतने नहीं जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो भी बिहार में अंत में यही मायने रखता है कि सामाजिक समीकरण क्या है, जातीय समीकरण क्या है। तो अभी का जो जातीय समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, वो किसी भी एंगल से महागठबंधन को फेवर नहीं कर रहा है। वो निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में है। अब अंतिम कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं कि कुछ फायदा हो जाए, बट फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है। और जो बची खुची इज्जत भी थी, राहुल गांधी ने वो बयान देकर डुबो दिया कि पीएम मोदी वोट के खातिर नाचने कहेंगे तो वो डांस भी कर लेंगे। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान को लेकर शिकायत थाने में भी की गई। अब चुनाव आयोग के पास भी शिकायत पहुंची है। तो क्या अब जो 2-4 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के, उसमें इस मुद्दे को भुनाया जाएगा और राहुल गांधी की मुसीबत और बढ़ेगी? देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की गई या तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत की जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल परसेप्शन की लड़ाई है। क्योंकि सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, उनके नेताओं को भी पता है कि अगर चुनाव आयोग से शिकायत करते हैं, चुनाव आयोग नोटिस जारी करेगी, होना कुछ नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल परसेप्शन तो बनेगा, चर्चा तो होगी इस बात को लेकर कि देखो राहुल गांधी कितना बदतमीज नेता है। और तेजस्वी यादव के साथ बैठकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों बदतमीजी की सीमा पार कर चुका है। ये अब उस राजनीतिक एथिक्स के बाहर चले गए हैं जो कि कम से कम लालू प्रसाद यादव, जो बार बार ये कहा जाता है कि ये राजनीति के जोकर की तरह उपयोग अपने आप को करते थे, वो भी कभी कभी बीच में हास्य विनोद के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किए। लेकिन लगातार वो नीतीश कुमार के लिए भी वैसी ही बातें करते थे, चाहे ये बता दें कि नीतीश कुमार ये ऐसे नेता हैं जिनके पेट में दांत हैं और वो किसी भी बात के लिए आगे की सोचते हैं। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव की शैली और लालू यादव की शैली में अंतर था, उसी तरह से राहुल गांधी के लिए। तो ये दो ऐसे नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की बात चल रही है कि ये देखो, ये चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहा है, चुनाव में लोगों से वादा कर रहा है, लेकिन लोगों को भ्रमित करने के अलावा इसके पास कोई ब्लूप्रिंट बिहार के लिए नहीं है। आप सरकारी नौकरी की चर्चा कर सकते हो, लोग अब ये मानते हैं कि सरकारी नौकरी देने की एक सीमा है। हम सरकारी नौकरी
सबको घर घर में जाकर नहीं दे सकते। ये इन लोगों के औकात से बाहर की चीजें हैं। आप हवा में किला बनाने की कोशिश करोगे तो वो किला ध्वस्त ही हो जाएगा। उसी तरीके से ये जीविका के लिए, जीविका मोबिलाइजर और जीविका के ग्रुप मेंबर, ये दोनों अलग अलग हैं। आपने कह दिया जीविका मोबिलाइजर को हम दे देंगे 30,000 रुपए की नौकरी, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे कि जीविका के मेंबर्स जितने हैं, जिनके खातों में 10,000 रुपए गए हैं, वो गरीब महिलाएं भी है। वो लोग सीधे नीतीश कुमार से ये बात कर रही है कि देखो, पहले ये बीच के दलाल पैसे खा जाते थे, अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से हमारे खातों में पैसे आए हैं। ये स्थिति है। बड़े अखबार वाले रिपोर्टर्स जाते हैं और बात कर रहे हैं। एक ऐसे ही परिवार जो राघोपुर के अंदर, जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहा है, अब तो ये लग रहा है तेजस्वी यादव भी चुनाव जीत पाएगा या नहीं, अपने खुद के सीट बचाने में कामयाब हो पाएगा नहीं, क्योंकि वहां इन्हीं के यादव परिवार से कहता है कि देखो भाई, हम तो तेजस्वी यादव को वोट देंगे, वो चाहे जो भी करते हो। लालू प्रसाद यादव के परिवार से है, तेजस्वी यादव है, हम उन्हीं को वोट देंगे। लेकिन मेरी वाइफ के अकाउंट में 10,000 रुपया आया है और वो नीतीश कुमार को वोट देने के लिए कह रही है। हम विश्वास नहीं कर सकते कि वो नीतीश को वोट देगी या नहीं। यानी कि ये स्थितियां चल गई है कि यादव परिवार की महिलाएं भी नीतीश कुमार के सपोर्ट में, भारतीय जनता पार्टी के इनडायरेक्टली सपोर्ट में आने के लिए तैयार है, एनडीए को वोट करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में ये जो लगातार बार बार तेजस्वी यादव MMY कर रहे थे कि मुस्लिम के साथ अब महिला को भी जोड़ो, क्योंकि नीतीश कुमार महिलाओं के बीच ज्यादा पॉपुलर हैं और यादव में भी महिलाओं को अब ये जोड़ नहीं पा रहे। तो ऐसी स्थिति में तो लगता है कि इनके हाथों से चुनाव भी फिसल चुका है और इस बार ज्यादा बड़ी बेइज्जती होगी ये दो बड़े मियाँ छोटे मियाँ की जोड़ी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि ये 10-10 हजार का फायदा सिर्फ हिंदू महिलाएं नहीं, मुसलमान महिलाओं के भी खाते में ये पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। उनका भी एक गुट पीएम मोदी को सपोर्ट कर रहा है। तो आज जो मैनिफेस्टो आएगा उसमें उम्मीद जताई जाए कि महिलाओं को लेकर कुछ और अच्छे वादे किए जाएंगे जो चुनाव पलट सकते हैं। बिल्कुल, वो महिलाओं के वोट को कंसोलिडेट करने का प्रयास होगा, ये तो आप मान के चल सकते हैं। जब से नीतीश कुमार आए हैं, आपने देखा होगा महिलाओं के लिए बिहार में बहुत काम हुआ है। चाहे वो बच्चियों को साइकिल देने की बात हो, वो स्कूल जा सकें, उसके बाद लोकल लेवल पे 50% जो चुनाव होते हैं उसमें 50% का आरक्षण, उसके बाद नौकरियों में 35% का आरक्षण। तो इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं को सशक्त किया है, उनकी सशक्तिकरण का काफ़ी प्रयास किया उन्होंने। और देखिए, जो कानून और व्यवस्था जो सुधरी है ना, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ महिलाओं पर, क्योंकि पहले वो बाहर नहीं निकल पाती थी। दूसरे, ये जो शराबबंदी है, लोग इस चीज़ को नहीं समझते। बहुत लोग कहते हैं शराबबंदी का क्या फ़ायदा है, शराबबंदी, तो शराब तो बिक ही रही है। बात वो नहीं है। जो कमज़ोर घर की महिलाएं हैं, खास करके जो दलित वर्ग की महिलाएं हैं, जो मजदूर वर्ग की महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की चीज़ है ये। पहले क्या होता था कि ये जो मजदूरी करके वो आते थे, दारू पी के आते थे, घर में मारपीट करते थे। अब क्या, अगर पी के भी आते हैं, अगर गैर कानूनी तौर से मिल रहा है, तो शांत रहते हैं। उनको पता है कि हंगामा करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो इसलिए इसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। और महिला, हम लोगों ने पहले भी इसको डिस्कस किया है, एक बहुत ही कोर वोटर बैंक बन गई है नीतीश कुमार की, और उसको कंसोलिडेट करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली है उसमें उन्होंने एक दो बात जो उठाई है, बहुत मार्के की है। एक तो उन्होंने कहा कि ये दोनों जो साहबजादे जमानत पे बाहर हैं। उसके अलावा एक बड़ी बात की है जो कानून व्यवस्था से, जो बहुत लोगों को शायद बिहार में जो नई जनरेशन है उसको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि जो दलित IAS ऑफिसर थी, उसकी पत्नी के साथ रेप हुआ था। वो बहुत ही खौफनाक घटना थी। अनिल विश्वास और चंपा विश्वास, तो चंपा विश्वास के साथ जो बलात्कार की घटना, और सिर्फ बलात्कार नहीं था, वो लगातार उसको एक्सप्लॉइट किया गया। आप अगर उस केस को देखेंगे, अनफॉर्चुनेटली वो IAS ऑफिसर भी नहीं रहे, दोनों की मौत हो गई है। और उसमें हेमलता यादव, उसका बेटा बबलू यादव, और वो आरोप सीधा सीधा लालू यादव पे भी लगा था, उस महिला ने लगाया था। तो ये एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया है, वो ये बताने के लिए था कि अगर आपने गलती से भी राजद को एक मौका दे दिया, गलती से भी, तो आप समझिए कि अगर एक IAS ऑफिसर की बीवी, अगर वो सुरक्षित नहीं है, अगर उसके साथ बलात्कार हो सकता है, उसका लगातार, जैसा मैंने आपको कहा, एक सिंपल, ऐसा नहीं है कि एक कोई वन ऑफ हो गया कि रात में कोई गया उसके साथ जबरदस्ती कर दिया, ऐसा नहीं, लगातार हुआ, वो लगातार वो रेप की घटना चली। तो अगर एक IAS ऑफिसर की बीवी के साथ ऐसा हो सकता है, तो सामान्य व्यक्ति के साथ, सामान्य घर की एक महिला के साथ क्या स्थिति हो सकती है। एक बात सुनिए, हर चीज इंपॉर्टेंट है, बिहार का विकास होना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, शिक्षा बढ़िया होनी चाहिए, लेकिन ये सब कब होगा, जब आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आपके घर की महिला सुरक्षित नहीं है,
अगर उसकी इज्जत सुरक्षित नहीं है, अगर आपकी माँ बहन की इज्जत सुरक्षित नहीं है, तो ये नौकरी और ये शिक्षा, ये पहली जरूरत है ना कि हर कोई शांति से रहे, सुरक्षित रहे, घर की महिलाएं सेफ रहे। तो प्रधानमंत्री ने ये जो मुद्दा उठाया है, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। और खास करके जो नई जनरेशन है 2000 जो मिलेनियल्स है वो शायद भूल गए होंगे, लेकिन इस मुद्दे को इसलिए उठाया है ताकि इस पर चर्चा हो और लोग समझें कि 15 साल के लालू राबड़ी के शासनकाल में किस तरह से कौन सा खौफनाक माहौल था बिहार में और लोगों का जीना कितना मुश्किल था। अगर बिहार के लोगों ने गलती की, जिसकी संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने चेताया है कि भूल के भी ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो बिहार चुनाव में वोटिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस बीच एनडीए थोड़ी ही देर में अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। महागठबंधन तो पहले से ही अपने घोषणा पत्र को लेकर उलझा हुआ है। कई सवाल तेजस्वी राहुल गांधी पर खड़े हो रहे हैं और चुनावी बयानबाजी भी महागठबंधन की मुसीबत बढ़ा रहा है। तो बिहार चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, क्या होगा? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।